तो दोस्तों, द हैंडमेड्स टेल के लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि कमांडर बांझ है, इसलिए कमांडर की वाइफ सेरेना ऑफ्रिड को उनके ड्राइवर निक के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और निक और ऑफ्रिड का मिलन हो जाता है। अब बात करते हैं बाकी बचे एपिसोड्स की। ऑफ्रिड अपने वॉइस ओवर से बताती है कि वो निक के साथ 2 बार इंटीमेट हुई थी, एक बार सेरेना के कहने पर और एक बार अपनी मर्जी से। जिसके बाद हम सभी हैंडमेड्स को रिवर साइड पर दीवारों से खून साफ करते हुए देखते हैं, जहां उन लोगों को मारकर लटकाया जाता था जिन्हें देशद्रोही समझा जाता है। असल में ये लोग मैक्सिकन व्यापार प्रतिनिधि मंडल के दौरे की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ की सरकार अपने सारे गुनाहों को उनके आने से पहले धो रही थी। जैमी को ये दीवारें बिना लाशों के खाली खाली लग रही हैं, क्योंकि अब उन सब के लिए एबनॉर्मल चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम ऑफ्रिड को नहाते हुए देखते हैं। मार्था आती है और बताती है कि उसने ऑफ्रिड की ड्रेस साफ कर दी है और मिसेस सेरेना ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। सेरेना उसे बताती है कि आज मैक्सिकन गवर्नमेंट के कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं और वो चाहती है कि ऑफ्रिड उनके आगे अच्छे से बिहेव करे। उन्हें ये लगना चाहिए कि यहाँ हैंडमेड्स के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया जाता है। उसके बाद हम निक और ऑफ्रिड को रूम के बाहर वेट करते हुए देखते हैं। निक ऑफ्रिड की तारीफ में कहता है कि आज वो बहुत सुंदर दिख रही है। ऑफ्रिड भी पूरे मूड में थी और कहती है कि वो सिर्फ निक के लिए ही तैयार हुई है। निक कहता है कि उसे तो वो बिना कपड़ों के ही पसंद है। दोनों एक दूसरे को टच करने लगे और फिर ऑफ्रिड को रूम के अंदर बुलाया जाता है, जहां मैक्सिकन गवर्नमेंट के लोग आए हुए थे। राजदूत कैसिलो ऑफ्रिड से कुछ सवाल करती है। वो जानना चाहती है कि ऑफ्रिड से पहले उसका क्या नाम था। इससे पहले कि ऑफ्रिड कोई जवाब दे पाती, कमांडर उन्हें बताता है कि उनके द्वारा यूज किए जाने वाले गोत्र के नाम हैंडमेड्स की पवित्र स्थिति के प्रतीक हैं। अगला सवाल ये था कि क्या उसने अपनी इच्छा से हैंडमेड बनना चुना। ऑफ्रिड मन में सोचती है, वाह बेटा, क्या सवाल पूछा है, कौन खुद की लेना पसंद करेगा। लेकिन फिर वो कमांडर को देखकर बस हाँ में जवाब देती है। तीसरा सवाल ये है कि क्या ऑफ्रिड अपनी इस लाइफ से खुश है। अब ऑफ्रिड का मन तो ये था कि वो कह दे कि बेवकूफो, एक बार खुद ये लाइफ जी के देखो, तब तुम लोगों को पता चलेगा। लेकिन ऑफ्रिड इसका जवाब भी हाँ में देती है और कमांडर और सेरेना राहत की सांस लेते हैं। कैस्टिलो सेरेना से पूछती है कि वो गिलियाड के इस नए कानून के बारे में क्या सोचती है और उसे उनके वही रटे रटाए उत्तर मिलते हैं। कैस्टिलो सेरेना की किताब की लिखी एक लाइन उनके आगे कहती है कि औरतों की नर्मता को उनकी कमजोरी ना समझे। हमें पता चला कि सेरेना की पहली बुक अ वुमन प्लेस काफी सफल रही थी और युद्ध से पहले एक रैली में दंगा भड़काने के जुर्म में सेरेना को एक बार गिरफ्तार भी किया गया था। राजदूत पूछती है, क्या उसने कभी सोचा था कि वो एक ऐसे समाज में रह रही होगी जहां औरतों को अब उनकी किताबें पढ़ने की अनुमति नहीं है। जिस पर सेरेना कहती है कि परमेश्वर बलिदान मांगता है। वो ये भी कहती है कि बदले में उसे और गिलियाड को बहुत सारा आशीर्वाद मिला है। उसके बाद देर रात निक ऑफ्रिड के पास आता है और बताता है कि कमांडर ने उसे बुलाया है और फिर वो पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगे। ऑफ्रिड कमांडर के पास आती है। कमांडर ऑफ्रिड से उन राजदूतों के बारे में बात करता है और उन्हें काफी भला बुरा कहता है। लेकिन जब कमांडर को महसूस हुआ कि ऑफ्रिड उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, वो उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए कहता है। ऑफ्रिड जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन फिर वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस ठीक करती है और मुस्कुराते हुए कमांडर से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसके साथ यहीं रुकना चाहती है। कमांडर उसे अपने पास बुलाता है और उसे छूने लगता है। वो ऑफ्रिड को उसे किस करने के लिए कहता है। ऑफ्रिड उसे बच्चों की तरह किस करती है। कमांडर कहता है, ऐसी नहीं, वैसे किस करो जैसे तुम सच में करना चाहती हो। ऑफ्रिड उसे फिर डीपली किस करती है और फिर कमांडर उसे कमरे में जाने के लिए कहता है। कमरे में आकर ऑफ्रिड अपने दांतों को इतनी जोरों से ब्रश करती है कि उसके मसूड़ों से खून आने लगा। वो कमांडर के स्वाद को अपने मुंह से मिटा देना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैंडमेड्स को भी कमांडर्स के साथ एक पार्टी में शामिल होने की परमिशन है। सेरेना चाची के पास आती है और उन हैंडमेड्स को अलग करने को कहती हैं जो डिफेक्टेड थी, जैसे जैमी और उसकी जैसी बाकी हैंडमेड्स, ताकि बाहर के लोगों पर गलत इंप्रेशन ना पड़े।
चाची को लगता है कि इन हैंडमेड्स को भी पार्टी में शामिल होने का हक है, लेकिन सेरेना कहती है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पार्टी में सेरेना अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए एक भाषण देती है और फिर वहाँ प्यारे प्यारे बच्चों की एंट्री हुई, जिन्हें देख सब खुश हो जाती हैं। ये पार्टी असल में मैक्सिको के साथ बिजनेस प्रपोजल पास होने की खुशी में थी। मतलब अब इन हैंडमेड्स की तस्करी की जाएगी उन देशों में जहाँ बर्थ रेट की दर कम है। पार्टी के बाद कमांडर और सेरेना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्यासी धरती पर फाइनली बारिश होती है, भले ही जमीन बंजर हो। बेचैन ऑफ्रेड निक के पास आती है। निक उसे शांत करने की कोशिश करता है। ऑफ्रेड बताती है कि उसका नाम ज्यून है। निक कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा ज्यून। ज्यून निक से कहती है कि वो उन राजदूतों को बताना चाहती थी कि हर महीने कमांडर्स के आगे टांगे फैलाकर लेटना कैसा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकी। अगले दिन राजदूत कैसिलो और उनके सहायक कमांडर के साथ लास्ट मीटिंग के लिए आए। वो ऑफ्रेड को वो सब बताने के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन ऑफ्रेड अब उन्हें सब कुछ सच बताना चाहती है। वो बताती है कि वो यहाँ कैदी है और अगर हम भागे तो वो हमें मारने की कोशिश करेंगे या इससे भी बुरा, अगर हम पढ़ते हुए पकड़े गए तो हम अपनी एक उंगली खो देंगे, अगर हम फिर से पकड़े गए तो पूरा हाथ काट दिया जाएगा। वो हर महीने हमारा बलात्कार करते हैं। राजदूत कहती है कि उसे अफसोस है। ऑफ्रेड कहती है अफसोस करना छोड़ो और मेरी मदद करो। राजदूत कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें खुद उस जैसी हैंडमेड्स की जरूरत है, क्योंकि उनके देश के हालात भी यहाँ के जैसे ही थे। तभी वहाँ कमांडर आता है और कैसिलो उसके साथ बाहर चली गई। उनके जाने के बाद एक राजदूत ऑफ्रेड को रोकता और कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। वो बताता है कि उसका पति ल्यूक जिंदा है और फिर वो उसके पति की बर्थ डेट, बर्थ प्लेस और भी बहुत सी बातें बताता है। उसके हाथ में एक पैड और पेपर देते हुए कुछ लिखने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ऑफ्रेड को पता चल चुका है कि उसका पति ल्यूक जिंदा है, जिसके बाद हम ल्यूक को देखते हैं जो अपनी फैमिली को गिलियाड के गार्ड से बचाने के लिए भाग रहा है। जियोन और अपनी बेटी को भगाने के बाद ल्यूक गन निकाल कर उन गार्ड्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उस पर गोली चला देते हैं। गोली उसकी पसली में जाकर लगती है और उसे पकड़ लिया जाता है। ल्यूक जब बेहोशी की हालत से जागता है वो एक एम्बुलेंस के अंदर था, जिस एम्बुलेंस का तुरंत ही एक्सीडेंट हो गया। सेफ्टी बेल्ट लगाने की वजह से ल्यूक की जान बच जाती है, लेकिन सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। अब ल्यूक को नहीं पता कि वो कहाँ है। जंगलों में भागते भागते उसे अपनी बेटी का बैग और सैंडल मिलती है। ल्यूक समझ जाता है कि उन्हें पकड़ लिया गया है और फिर वो उन्हें ढूंढने के लिए वापस गिलियाड आ गया, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था। ल्यूक के पास 2 लड़कियां आती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ल्यूक उन्हीं में से एक है, वो उसकी मदद करती हैं। उन्हें नाव की मदद से कहीं ले जाया जा रहा है। तभी गिलियाड के गार्ड्स उन्हें ढूंढकर उन पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन ल्यूक और बाकी लोग बच निकलते हैं। अब सीन 3 साल आगे शिफ्ट होता है। ल्यूक उन्हीं में से एक लड़की सामांथा के साथ कनाडा में है। उसे अब पता लग गया है कि ज्यून जिंदा है, क्योंकि उसे ज्यून का लिखा एक लेटर मिल गया था। ऑफ्रेड अभी भी निक के साथ संबंध को जारी रखे हुए है, जो अब और अधिक कठिन है क्योंकि वो जानती है कि उसका पति ल्यूक जिंदा है। लेकिन ऑफ्रेड को अब लगता है कि ल्यूक का चेहरा उसकी यादों से मिटता जा रहा है। निक का साथ उसे अच्छा लगने लगा था, ऐसा रिश्ता जिसके बारे में उनके अलावा और कोई नहीं जानता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब नए कानून के आने की वजह से निक की जॉब भी जा चुकी थी, इसीलिए वो काम ढूंढने करियर काउंसलर के पास जाता है और उसे कमांडर वाटरफोर्ड के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई। उसके बाद हम प्रेजेंट में ऑफ्रेड से मिलते हैं। कमांडर उसे एक सेक्सी सी ड्रेस पहनने के लिए कहता है। ऑफ्रेड कंफ्यूज आ जाती है कि जिस देश में अंग प्रदर्शन करना मना है, वहीं पर कमांडर उसे इस तरह की ड्रेस पहनने के लिए क्यों बोल रहा है। ऑफ्रेड उस ड्रेस को पहन लेती है और फिर कमांडर के साथ कहीं जाने लगती है। रास्ते में उनकी कार गार्ड रोकते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। कमांडर ऑफ्रेड को अपनी पत्नी बताता है और फिर कुछ ही देर में वो एक पार्टी में पहुंच जाते हैं, जो पार्टी कम और स्ट्रिप क्लब ज्यादा लग रही थी। हमें पता चलता है कि ये सब हरकतें ये लोग कानून से छिपकर करते हैं। ऑफ्रेड की नजर मोयरा पर जाती है। मोयरा ऑफ्रेड को इशारा करके वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर बाद ऑफ्रेड भी वहां आ गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। मोयरा जो ट्रेन से भाग चुकी थी वापस यहाँ कैसे पहुंची, ये हमें बाद में पता चलेगा।
वहीं ऑफ्रेड को उस तरह पार्टी में कमांडर के साथ देखने को अच्छा नहीं लगता। उसे वो दिन याद आता है जब ऑफ्रेड से पहले वाली हैंडमेड ने सुसाइड किया था, और हो सकता है कि उसने ये सुसाइड कमांडर की वजह से किया हो। पार्टी के बाद कमांडर ऑफ्रेड को लेकर एक रूम में आता है जहां वो उसे टच करने लगता है। वो ऑफ्रेड को यहाँ इसीलिए तो लाया था ताकि सेरेना की गैर मौजूदगी में वो ऑफ्रेड के साथ जैसे चाहे वैसे इंटीमेट हो सके। इंटीमेट होने के बाद कमांडर सो जाता है और ऑफ्रेड नीचे आ जाती है। ऑफ्रेड फिर उस कमरे में आती है जहाँ और हैंडमेड्स रुकी हुई थी। वहाँ उसे मोयरा भी दिखती है और हमें पता चलता है कि मोयरा को गार्ड्स ने पकड़ लिया था। जब वो पकड़ी गई तो उसके साथ के बाकी लोग मारे गए और उसे एक ऑप्शन दिया गया कि कॉलोनियों में जाओ या यहाँ हैंडमेड्स की तरह काम करो। और मोयरा के हिसाब से हैंडमेड्स का काम इतना भी बुरा नहीं है और अब तो उसने यहाँ से जाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन ऑफ्रेड उसे बताती है कि ल्यूक यहाँ से बच के निकल गया है, उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद हम निक को अथॉरिटीज के साथ देखते हैं। निक असल में उनका खबरी था और उसने एक ऐसे आदमी के बारे में उन्हें बताया है जो हैंडमेड्स के साथ इंटीमेट होता था। उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। ऑफ्रेड जब वापस आती है वो निक को देखकर स्माइल करती है और बाद में मिलने को कहती है, लेकिन निक अब उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उसे डर है कि कहीं वो पकड़े ना जाए। ये सब जानने के बाद ऑफ्रेड उस पर चिल्लाने लगती है। बाद में सेरेना ऑफ्रेड को एक डांसिंग डॉल गिफ्ट करती है। ऑफ्रेड सोचती है कि वो भी इसी डॉल की तरह है जो बस बॉक्स खुलने पर नाचती है, वरना उस बॉक्स के अंदर बंद रहती है। फिर वो उसी जगह एक मैसेज लिखती है जहाँ पिछली ऑफ्रेड ने अपना मैसेज लिखा था और वॉइस ओवर में कहती है कि हमेशा कोई ना कोई होता है, भले ही कोई ना हो। मैं बॉक्स में बंद वो गुड़िया नहीं बनूंगी। उधर जेनी अपनी बेटी के पास है। उसे आज अपनी बेटी पूरी तरह से अपने कमांडर को सौंपनी है। वो अपनी मिस्ट्रेस से कहती है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार कैसे दिलाई जाती है। मिस्ट्रेस और कमांडर उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जेमी बेमन से उन्हें अपना बच्चा सौंप देती है और अपने सामान के साथ घर से बाहर निकल जाती है। आज से वो किसी दूसरे कमांडर के लिए बच्चा पैदा करेगी। वो ऑफ्रेड को लाइन में खड़ा देख उसके पास आती है, उसे गले लगाते हुए कहती है कि वो मेरे लिए जरूर आएगा। यहाँ उसका मतलब स्टीवन से था जो उसका कमांडर है, जिसके लिए उसने बच्चा पैदा किया था। लेकिन हम सबको पता है कि उसके लिए कोई नहीं आने वाला और उसे एक नए कमांडर डैनियल के घर भेजा जा रहा था। जेनी चाची से कहती है कि ये घर तो स्टीवन के घर से काफी दूर है, वो अपनी बेटी से कैसे मिलेगी, लेकिन चाची उसे बहला लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्मा नाम की हैंडमेड ऑफ्रेड को एक सीक्रेट पैकेज के बारे में बताती है जो उसके लिए उसी जगह रखा गया था जहां वो पार्टी करने गई थी। वो उस रात कमांडर के ऑफिस में जाती है और उसे फिर से उस पार्टी में जाने के लिए मना लेती है और फिर वो दोनों उसी जगह आ जाते हैं। कमांडर ऑफ्रेड के साथ फिर से इंटीमेट होता है, लेकिन वो समझ चुका था कि ऑफ्रेड यहाँ उसके साथ मजे करने के लिए नहीं आई है और फिर वो मोयरा को अंदर बुलाता है। उसे पता है कि ऑफ्रेड कल पार्टी में मोयरा से मिली थी और उसे ये लग रहा था कि शायद ऑफ्रेड मोयरा के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन ऑफ्रेड उसे समझाती है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेस्बियन नहीं है। ये सुन कमांडर उन दोनों को वहीं अकेला छोड़कर शावर लेने चला गया। ऑफ्रेड मोयरा को यहाँ से फिर से भागने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन मोयरा काफी डरी हुई थी। वो अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और ऑफ्रेड को रोता छोड़कर चली गई। उधर जेनी को सेरेमनी के लिए बेडरूम में बुलाया जाता है। जब जेनी का नया कमांडर उसके साथ इंटीमेट होने लगा, जेनी उसे धक्का दे देती है और कहती है कि स्टीवन उसके लिए जरूर आएगा। अगले सीन में सेरेना ऑफ्रेड को सुबह जल्दी उठाकर अपने साथ ले गई। हम देखते हैं कि जेनी अपने बच्चे को लेकर पुल पर खड़ी है और सुसाइड करने की धमकी दे रही है। वो स्टीवन से कहती है कि उसने वादा किया था कि वो उसके साथ भाग जाएगा, वो एक परिवार होंगे। ऑफ्रेड को सामने बुलाया जाता है ताकि वो जेनी को समझा सके। ऑफ्रेड जेनी को समझाती है कि एक ना एक दिन ये मनहूसियत जरूर खत्म होगी और वो पहले की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जेनी उसे भी साथ में सुसाइड करने के लिए कहती है। ऑफ्रेड कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी बच्ची के लिए जिंदा रहना है और वो जेनी से भी यही कहती है कि उसे वही करना चाहिए जो उसकी बच्ची के लिए अच्छा हो। इन सब बातों के बाद जेनी पूल से उतर जाती है और अपनी बच्ची को किस करती है और फिर ऑफ्रेड उसका बेबी अपनी गोद में लेती है और इसी के साथ जेनी ने पूल से छलांग लगा दी। नीचे कुछ गार्ड्स होते हैं जो जेनी को बोट पर लाने में मदद करते हैं। जेनी को हॉस्पिटल लाया जाता है और उधर स्टीवन को गिलियाड के गार्ड्स ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि उसका हैंडमेड जेनी के साथ गलत संबंध थे।
सेरेना स्टीवन की वाइफ को दिलासा देती है कि वो उसके पति को कम से कम सजा होने देगी। इस पर मिसेस स्टीवन कहती है कि मेरे पति से ज्यादा तुम्हें अपने पति पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मर्द होते ही ऐसे हैं, और उसे याद रखना चाहिए कि उनकी पहली वाली हैंडमेड के साथ क्या हुआ था। इतना सुनते ही सेरेना अपने घर आती है और वॉटरफोर्ड के ऑफिस के अंदर चली जाती है, जहां उसे आने की परमिशन नहीं थी। उधर मीट शॉप पर शॉप वाला ऑफरेट को एक पार्सल देता है जो मोयरा ने उसे भेजा था, मतलब वो ऑफरेट का साथ देने के लिए तैयार थी। उधर हम मोयरा को देखते हैं जो अपने मालिक के साथ है, और फिर वो एक हथियार से अपने ओनर को मार कर वहाँ से फरार हो गई, जिसके बाद ऑफरेट उस पैकेज को अपने बाथरूम में छिपा देती है। लेकिन तभी सेरेना के हाथों उसे जोरदार थप्पड़ पड़ता है। सेरेना उसे वही ड्रेस दिखाती है जिसे ऑफरेट कमांडर के कहने पर पहनकर पार्टी करने गई थी। सेरेना को ऑफरेट पर काफी गुस्सा आता है और फिर वो उसे उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहती है। वो ऑफरेट से कहती है कि दुआ करना कि तुम प्रेग्नेंट निकलो। भगवान की कृपा से इस बार ऑफरेट प्रेग्नेंट थी। सेरेना उसके पास आती है और कहती है कि भगवान ने उनकी प्रेयर सुन ली है, जिस पर ऑफरेट कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी इसके लिए प्रेयर की थी। उसके बाद सेरेना फोर्ड के पास आती है और बताती है कि ऑफरेट प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बच्चा कमांडर का नहीं है, क्योंकि कमांडर भी जानता है कि वो बांझ है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें एक बच्चा चाहिए। सेरेना ये भी कहती है कि उसे ऑफरेट और उसके अफेयर के बारे में सब पता है और वो कमांडर को खुद पर कंट्रोल रखने के लिए कहती है, लेकिन सेरेना नहीं चाहती कि कमांडर की वजह से ऑफरेट को कोई नुकसान हो। और फिर निक को भी पता चल गया कि ऑफरेट प्रेग्नेंट है और ये उसी का बच्चा है। सेरेना ऑफरेट को लेकर उसकी बेटी हाना के पास आई। हाना को देख ऑफरेट चिल्लाने लगी, लेकिन वैन के दरवाजे लॉक थे, इसीलिए ऑफरेट हाना से नहीं मिल पाती। सेरेना उसे यहाँ इसीलिए लाई थी ताकि वो बता सके कि उसकी बेटी यहाँ खुश है, और अगर वो अपनी बेटी को सेफ देखना चाहती है तो उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान रखना होगा। ऑफरेट सेरेना को बद्दुआएं देने लगी। उधर हम हॉस्पिटल में स्टीवन को देखते हैं। जेनी के साथ के कांड की वजह से उसका एक हाथ सर्जरी करके काट दिया जाता है, मतलब कानून किसी ने भी तोड़ा हो, सजा सबके लिए बराबर थी। शायद इसी डर की वजह से वॉटरफोर्ड अपनी पत्नी सेरेना से माफी मांगता है। वो वादा करता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा ऑफरेट यहाँ से चली जाएगी और वो एक परिवार बन जाएंगे। उधर ऑफरेट जब उस पार्सल को खोलती है, उसमें उन हैंडमेड्स के लेटर्स थे जिन पर जुल्म हो रहे हैं। जिसके बाद हम मोयरा को देखते हैं जो सेफली कनाडा पहुंच चुकी है। उसे रिफ्यूजी कैंप में रखा गया है। ल्यूक उससे मिलने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। उधर ऑफरेट को घंटे की आवाज से जगाया जाता है। हैंडमेड्स फिर से मैदान में इकट्ठा होती हैं। गार्ड्स वहां पत्थरों के ढेर को लेकर आते हैं। सारी हैंडमेड्स को एक एक पत्थर उठाने को कहा जाता है। उन्हें पता चलता है कि उनका अगला शिकार जेमी है, जो एक बच्चे की जान खतरे में डालने की दोषी थी, जिसकी सजा पत्थर मार कर मौत के घाट उतारना है। जब आंटी लीडिया सीटी बजाती है तो ऑफरेट आगे आती है और चाची के सामने अपने पत्थर को जमीन पर गिरा देती है, और बाकी हैंडमेड्स भी वैसा ही करती हैं। वो प्रेग्नेंट है, इसलिए चाची उसे कुछ नहीं कहती। वो उन सभी हैंडमेड्स को धमकी देते हुए घर भेज देती है कि उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए इन सभी हैंडमेड्स ने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन युद्ध नहीं। ऑफरेट जानती है कि उन सबको दंड दिया जाएगा। अगले दिन ऑफरेट को गार्ड्स पकड़ के ले जा रहे हैं। सेरेना ऑफरेट से पूछ रही है कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन ऑफरेट उसे कोई जवाब नहीं देती। वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं दिख रही थी। इसका एक रीजन ये भी था कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने वॉइस ओवर में ऑफरेट कहती है कि क्या ये मेरा अंत है या एक नई शुरुआत। मेरे पास जाने का कोई तरीका नहीं है। मैंने खुद को अजनबियों के हाथों में सौंप दिया है। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सीजन 2 लेकर जल्दी आऊंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।